अस्सलाम वालेकुम बच्चों, क्या हाल है? उम्मीद करता हूँ खैरियत से होंगे। मैं आपका टीचर जमशेद अजीज़ आज अनीस हुसैन में अपने लेक्चर नंबर 23 के साथ, जिसमें हम सेकंड ईयर मैथ्स में एक्सरसाइज नंबर 2.4 पे काम कर रहे थे। मेरी जान, तुम्हें याद होगा जब मैं 2.4 पढ़ा रहा था तो लाइन से सारे सवाल होते गए। उसके बाद मैं तुम्हें आखिरी के क्वेश्चंस पे लेकर आया। जब मैं तुम्हें उस आखिरी के क्वेश्चंस के ऊपर लेकर आया तो उस पल या उस सवाल को करवाते वक्त मैंने तुम लोगों से कहा एनालिटिकल मेथड के हवाले से 19, 20 और 21 ये 3 सवाल तुम्हारे सामने हैं और आज के बहुत ही इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। इन सवालों के बारे में तुम्हें याद होगा प्रीवियस लेक्चर नंबर 22 में मैंने पूरा एक्सप्लेन किया था कि स्क्वायर के पॉइंट्स क्या होंगे, रेक्टेंगल के पॉइंट्स क्या होंगे, पैरेललोग्राम के पॉइंट्स क्या होंगे हैं और ट्रायंगल के पॉइंट्स क्या होंगे। तो सबसे पहले मेरा ख्याल है कि मुझे आप लोगों को लेके जाना चाहिए सवाल नंबर 20 पे। पहले मैं 20वां करवाऊँगा और क्या ही ज़बरदस्त सवाल है, ऐसा लगेगा कि आप कोई थ्योरम पढ़ रहे हैं। तो पहले सुन लीजिएगा ध्यान से सवाल की और अपनी किताब में जाके देखिए कभी सवाल को, या किताब सामने तो उसमें भी देखते जाएं हाथ के हाथ, ताकि थोड़ा सा साथ साथ आप मेरे चलें। उस सवाल में लिखा हुआ है कि इफ़ द डायगोनल्स ऑफ अ पैरेललोग्राम आर परपेंडिकुलर प्रूव दैट द फिगर इज रोम्बस। तो भाई पहले तो हमें ये तमीज़ होनी चाहिए व्हाट इज़ रोम्बस। व्हाट इज़ रोम्बस? मैंने फ़ौरन कहा फिगर लुक लाइक पैरेललोग्राम। फिगर लुक लाइक पैरेललोग्राम whose all sides are equal is called rhombus. A figure look like parallelogram whose all sides are equal is called rhombus. ऐसी फिगर जो दिखने में पैरेललोग्राम जैसी हो लेकिन उसकी तमाम तर साइडें आपस में बेटा बराबर हो, उसे रोम्बस कहा जाता है। क्या बोला जाता है मेरे बच्चे? रोम्बस। अब ज़रा ध्यान देना भाई, इधर बोर्ड पे जिक्र एक पैरेललोग्राम का हुआ है तो डायग्राम भी एक पैरेललोग्राम की ही बनेगी। क्या इस पूरे सवाल में कहीं भी पैरेललोग्राम के वर्टिसेस वगैरह दिए गए? द आंसर इज नो। इस पूरे सवाल में पैरेललोग्राम के वर्टिसेस गिवन नहीं है। तो एनालिटिकल मेथड वाले सवालों में पहचान ही ये होती है कि उसमें आपको फिगर का नाम तो दिया जाता है लेकिन उसके वर्टिसेस नहीं दिए जाते। तो फिर ये कंफर्म हो जाता है कि वो सवाल एनालिटिकल मेथड से है और उसमें डायग्राम के बिना अवार्ड लिस्ट में 0 नंबर है। विदाउट डायग्राम अवार्ड 0 मार्क्स। तो इस चीज़ का आपको ज़रा थोड़ा सा ख्याल रखना होगा। अब जहाँ तक कोऑर्डिनेट का ताल्लुक है तो ए पॉइंट के कोऑर्डिनेट होंगे 0,0, बी पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स होंगे a,0, सी पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स होंगे b,c और डी पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स होंगे b-a,c। ये चारों पॉइंट्स मैंने कल एक्सप्लेन किए थे सवालों में। चारों पॉइंट्स कल मैंने एक्सप्लेन किए। पैरेललोग्राम में आमने सामने की साइडें लेंथ में बराबर भी होती हैं और पैरेलल भी होती हैं। अच्छा, ये रहा मेरा पहला डायगोनल AC और ये रहा मेरा दूसरा डायगोनल BD। जहां ये दोनों डायगोनल्स गिवन कंडीशन के मुताबिक, चाहे वो AC हो चाहे वो BD हो, वो कह रहा है अगर दोनों एक दूसरे पे परपेंडिकुलर हो जाएं, मतलब अगर ये दोनों डायगोनल AC और BD एक दूसरे पे 90 के एंगल पे हो जाए तो ये फिगर रोम्बस होगी, वरना नहीं होगी। मैंने क्या किया, जानते बूझते, क्योंकि परपेंडिकुलर का नाम आया है, मैंने जानते बूझते पहली वाले डायगोनल के स्लोप को M1 कह लिया, दूसरे वाले डायगोनल के स्लोप को M2 कह लिया। अब काम होगा कैसे, आगे कैसे बढ़ेंगे, अब ये सुनो। सबसे पहले तो आप थोड़ा सा फिगर को डिफाइन कर दें। आपने फ़ौरन कहा कंसीडर पैरेललोग्राम ABCD विथ वर्टेसेस A 0,0, B A,0, C B,C एंड D जिसके कोऑर्डिनेट्स हैं बेटा B-A,C रिस्पेक्टिवली। पहला काम अपनी फिगर को डिफाइन करना होता है रिस्पेक्टिवली। फिर मैंने फ़ौरन कहा कि अगर ये एक पैरेललोग्राम है तो मैंने कहा बाय डेफिनेशन
ऑफ पैरेललोग्राम, क्योंकि सवाल में तो पैरेललोग्राम दिया हुआ है आपको, वो तो कह रहा है कि एक पैरेललोग्राम है। जो ए से बी वाली साइड होती है वो सी से डी वाली साइड के बराबर होती है लेंथ में, और बेटा जो बी से सी वाली साइड होती है वो डी से ए वाली साइड के बराबर होती है लेंथ में, बराबर होता है। फिर मैंने कहा एक काम करते, सबसे पहले हम निकालते हैं स्लोप ऑफ AC। हमारा पहला डायगोनल है AC, ये रहा बेटा आपके सामने जाता हुआ नज़र आ रहा है। इसके स्लोप को निकालने के लिए मैंने फ़ौरन कहा यूजिंग ST। क्या इस्तेमाल करने जा रहे हैं, जल्दी से बताओ, ST। ST का मतलब मेरा चांद कौन सा वाला थ्योरम, हम अप्लाई करने जाएंगे इसके ऊपर स्लोप थ्योरम। यार क्या होता है स्लोप थ्योरम, y2 माइनस y1 ओवर x2 माइनस x1, y2 माइनस y1 ओवर x2 माइनस x1। तो ये हमारे पास होता है। तो आइए ज़रा देखते हैं कि ये काम किस तरह से परफॉर्म किया जाएगा। तो मैंने कहा भाई अगर मुझे m1 चाहिए तो फार्मूला होगा y2 माइनस y1 ओवर x2 माइनस x1। ये रहा x1 y1, ये रहा x2 y2। c में से 0 माइनस होगा, b में से 0 माइनस होगा, ये आ जाएगा c अपॉन b, यानी आपका पहला वाला स्लोप, पहले डायगोनल का स्लोप। फिर आप निकालेंगे बेटा स्लोप ऑफ BD, यानी दूसरे वाले डायगोनल का स्लोप। आप वहाँ m2 का फार्मूला लगाएंगे y2 माइनस y1 x2 माइनस x1। ये रहा x1 y1, ये रहा x2 y2, y2 माइनस y1 x2 माइनस x1। बेटा यहाँ से m2 हो जाएगा c अपॉन b माइनस का 2। इन दोनों स्लोप्स को अलग अलग निकाल लेने के बाद आप फ़ौरन इसके ऊपर अप्लाई करेंगे कंडीशन। और क्या कंडीशन है जो आप यहाँ अप्लाई करने जा रहे हैं, आपने फ़ौरन कहा कि सिंस इस सवाल में दिया गया है कि जो AC है वो परपेंडिकुलर है किस पे, BD पे, मतलब दोनों डायगोनल्स आपस में एक दूसरे पे परपेंडिकुलर है। ये सवाल की इन्फॉर्मेशन है। तो मैंने कहा अगर ऐसा है when the two lines are perpendicular this implies that the product of their slopes should be equal to -1। अब ये रहा m1 और ये रहा m2, इसका मतलब ये हुआ कि c ओवर b मल्टीप्लाई बाय c ओवर b माइनस 2a एग्जैक्टली किसके बराबर होगा, -1 के। ऊपर आ जाएगा c स्क्वायर, नीचे हो जाएगा b स्क्वायर माइनस का 2ab इक्वल टू -1। ये कर रहा है डिवाइड, तो वहाँ जाकर क्या करेगा, मल्टीप्लाई। बेटा यहाँ से c स्क्वायर हो जाएगा माइनस बी स्क्वायर प्लस 2ab, दोनों की साइन चेंज, इन सबको यहाँ ले आओ, b स्क्वायर माइनस 2ab c स्क्वायर इक्वल टू 0। ये बड़ी काम की एक इक्वेशन आई है, इसको आप इक्वेशन ए का नाम दे दें। इक्वेशन ए आपसे ये कह रही है कि b स्क्वायर माइनस साइन 2ab प्लस c स्क्वायर 0 के बराबर है। और ये कब 0 के बराबर है, जब दोनों डायगोनल्स आपस में कैसे हैं, परपेंडिकुलर हैं। बहरहाल मुझे से रोम्बस बनाना है, तो आओ बेटा काम को आगे लेके चलते हैं। मैंने फ़ौरन कहा कि सबसे पहले मैं यहाँ पे यूज़ करूँगा कौन सा वाला फार्मूला, डिस्टेंस फार्मूला। और डिस्टेंस फार्मूले के मुताबिक अगर मैं सबसे पहले A से B का फासला निकालने जाऊँ तो डिस्टेंस फार्मूला क्या पाया था मैंने, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। यार मैं जा रहा हूँ A से B, तो ये रहा x1 y1, ये रहा x2 y2। तो बेटा क्या हो जाएगा, ये x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, इन शॉर्ट अंडर रूट a स्क्वायर, रूट से स्क्वायर कटा, बेटा आंसर आया a यूनिट। इसको आप a यूनिट अगर कह लो तो सीधी सी बात यह है कि जितना AB होगा उतना ही CD होगा, क्योंकि है तो ये एक पैरेललोग्राम ऑलरेडी, और ये दोनों बराबर आ रहे हैं किसके, A के। इसको आपने इक्वेशन नंबर 1 का नाम दे दिया। अब आप सेकंड लेंथ निकालने जाएंगे। आपकी जो सेकंड लेंथ है बेटा इस सवाल की, वो आप B से C निकालने जाएंगे, ये वाली लेंथ। अब ध्यान दीजिएगा, ये बड़ा इंपॉर्टेंट स्टेप आने वाला है इस सवाल का। मैं लेक्चर नंबर 23 की हेडिंग मिटा दूँ यहाँ से। अब ज़रा मेरी बात सुनेंगे सारे बच्चे, मैं क्या बता रहा हूँ। जब आप B से C जाएंगे
तो फिर वही फार्मूला है, डिस्टेंस फार्मूला, x1 y1 x2 y2, b में से a जाएगा, c में से 0 जाएगा, b में से a जाएगा, c में से 0 जाएगा। भाई कौन सा फार्मूला है ज़रा देख के बताओ। अगर आप b से c जा रहे हो लेंथ निकालने, तो ये फार्मूला है कौन सा वाला, a स्क्वायर माइनस साइन 2ab प्लस साइन b स्क्वायर प्लस साइन c स्क्वायर। नाउ दिस इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट स्टेप। आप एक काम कीजिए, a स्क्वायर ऐसे ही रखिए ब्रैकेट बना के, b स्क्वायर माइनस 2ab c स्क्वायर को एक तरफ कर दीजिए। ज़रा ध्यान दीजिएगा बेटा, फ्रॉम इक्वेशन नंबर a, इस a के पास ज़रा जाओ और जाकर ध्यान से देखो ये पूरी की पूरी चीज़ किसके बराबर है, 0 के। ये पूरी की पूरी चीज़ बेटा किसके बराबर है, ज़रा ध्यान से देखो, 0 के। और ये 0 के बराबर कब है, जब आपने दोनों डायगोनल्स को एक दूसरे पे कैसा लिया, परपेंडिकुलर, अदरवाइज नहीं है, सिर्फ उसी सूरत के अंदर है। तो आपने फौरन क्या किया, हवाला दिया, ये हो जाएगा a स्क्वायर प्लस 0, यानी अगर आप b से c का फासला निकाल लो तो वो भी a यूनिट आ रहा है। अब जितना bc होगा उतना da भी होगा, क्योंकि ये पैरेललोग्राम है। कौन सी इक्वेशन आ गई, 2। तो बेटा मैं यहाँ कह सकता हूँ, अगर मैं थोड़ा सा इस पर आगे बढ़ जाऊँ, तो मैं रोम्बस की डेफिनेशन मिटा रहा हूँ बेटा सिर्फ। तो मैं यहाँ ये कह सकता हूँ इसको देखने के बाद कि फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1 एंड 2, a से b का फासला, b से c का फासला, c से d का फासला, d से a का फासला, सारा का सारा फासला किसके बराबर आ गया, a के। मतलब चारों साइडें बराबर हो गई। जब डायगोनल्स को एक दूसरे के साथ परपेंडिकुलर लिया गया, चारों साइडें बराबर हो गई। मैंने फौरन कहा दिस इंप्लाइज दैट a b c d b आर रोम्बस, प्रूव्ड। साबित हुआ, क्या साबित हुआ कि ए बी सी डी हमारा क्या है, रोम्बस है। सो लेट्स हैव अ लुक ओवर हियर, किस तरह से सवाल मैंने सॉल्व किया। ठीक है, देख लो एक बार इसको, देख लो, फिर हम सवाल नंबर 20 के बाद 21 पे चलेंगे। भी पूरा सोल्यूशन तुम्हारे सामने है, कैसे रोम्बस बनाया गया, कैसे, ठीक है, पूरा सोल्यूशन तुम्हारे सामने। हाँ भाई जवानों, अब मैं इसको यहाँ से मिटा रहा हूँ। अब तुम लोग क्या करोगे, तुम लोग देखोगे जल्दी जल्दी सवाल नंबर 21, मैं यहाँ से पढ़ रहा हूँ, तुम वहाँ से देखना। ठीक है, मैं मिटा रहा हूँ इसको और मैं सवाल भी पढ़ना शुरू कर रहा हूँ। सवाल नंबर 21 में लिखा हुआ है, प्रूव दैट या शो दैट अ लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग midpoints of any two sides of a triangle is parallel to the third side and equal to 1/2 of its length। कह रहा है साबित करके बताओ एक लाइन सेगमेंट, कैसा लाइन सेगमेंट, एक लाइन सेगमेंट, कैसा लाइन सेगमेंट जो किसी भी ट्राइंगल की दो साइडों के मिड पॉइंट को आपस में कनेक्ट करेगा, वो उसकी थर्ड साइड के साथ एक तो पैरेलल हो जाएगा और दूसरा जो उसकी लेंथ होगी वो 1/2 हो जाएगी, यानी उस थर्ड साइड की लेंथ के हाफ के बराबर हो जाएगी। क्या इस पूरे सवाल में कहीं किसी ट्राइंगल का कोई तस्करा किया गया कि ये ट्राइंगल के ये 3 वर्टिसेस होंगे, ये होंगे, वो कुछ भी नहीं दिया हुआ, सब कुछ तुम्हें खुद से करना होगा। तो इसका मतलब ये सवाल हो गया एनालिटिकल मेथड का। किसका हो गया मेरे बच्चे, एनालिटिकल मेथड का। तो आइए मैं आपको सवाल नंबर 21 की तरफ लेके जाता हूं और ये सवाल हमारा VVVIMP है, खासो खास। तो सबसे पहले मैंने यहां पर एक ट्राइंगल को मेरा बेटा डिजाइन करना है। ये रहा x, ये रहा y और ये रहा यार वो ट्राइंगल जिसका मैं आपसे जिक्र कर रहा हूँ। जहाँ तक पॉइंट्स का ताल्लुक है, ए पॉइंट के कोऑर्डिनेट 0,0, बी पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स a,0, सी पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स b,c। दो साइडों पे मिड पॉइंट लेने हैं, तो चलो यहाँ ले लेते हैं। फर्ज करो ये और ये, इन दो साइडों के मिड पॉइंट इन्हें ज्वाइन कर दो आपस में, इसको P कह लो
इसको Q कह लो। ये इस साइड का मिड पॉइंट है, ये इस साइड का मिड पॉइंट है, यानी कि BC साइड का मिड पॉइंट P होगा और CA साइड का मिड पॉइंट Q होगा। ये लाइन सेगमेंट बनेगा, इसका नाम आएगा PQ। मुझे साबित क्या करना है, सुनना ध्यान से, मुझे साबित करना है कि वो लाइन सेगमेंट जो ट्रायंगल की दो साइडों के मिड पॉइंट को आपस में जोड़ेगा वो थर्ड साइड के साथ पैरेलल होगा। बाबू दिखता भी है पैरेलल है। और दूसरा, इसकी जो भी लेंथ है थर्ड साइड की, क्योंकि मुझे तो यहाँ नजर आ रहा है कि इसकी लेंथ A, x कोऑर्डिनेट A के बराबर है, इसकी जो भी लेंथ है उसका हाफ ये होगा। मतलब मैं डायरेक्ट अभी बोल रहा हूँ सॉल्व करने से पहले, अगर ये A है तो इसको A/2 आना चाहिए, अगर ये 10 होता तो ये 5 होता, अगर ये 14 होता तो ये 7 होता। ये थ्योरम है पूरा है, और यहाँ पर आपको इस थ्योरम को एनालिटिकल मेथड से सॉल्व करना है। तो डायग्राम बना ली, डायग्राम नहीं बनाओगे अंडा मिलेगा आपको, मैं पहले ही बता रहा हूँ बार बार। अब आप सबसे पहले अपनी इस फिगर को डिफाइन कर लो। आपने फौरन कहा कंसीडर ट्राइएंगल ABC विद वर्टिसेस A 0, 0, B A, 0, C B, C रिस्पेक्टिवली। अब मैंने कहा पहले मैं क्या करता हूं, पहले मैं मालूम करता हूं मिड पॉइंट ऑफ BC। मैंने फौरन कहा यूजिंग MT, कौन सा वाला थ्योरम है, मिड पॉइंट थ्योरम है। तो P पॉइंट के कोऑर्डिनेट हो जाएंगे x1 + x2/2, y1 + y2/2। ये रहा x1 y1, ये रहा x2 y2। तो P पॉइंट बराबर हो जाएगा, अगर आप इसे देखें यहाँ से, x1 + x2/2 क्या बनेगा बेटा, A + B/2, y1 + y2 की जगह क्या बनेगा बेटा, 0 + C। तो मेरे बच्चे P पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स आ रहे हैं A + B/2 एंड C/2। क्या आ रहा है, यहाँ मैं लिख भी देता हूँ, A + B/2 कॉमा लगा के C/2। चलो जी, P निकाला। अब P के बाद अगला वाला मिड पॉइंट कौन होगा, यकीनन वो Q होगा। तो उस पर भी काम शुरू करते हैं। अगर मुझे चाहिए मिड पॉइंट ऑफ CA साइड, मैं इसकी बात कर रहा हूँ आपसे, तो यहाँ से Q बराबर होगा x1 + x2/2, y1 + y2/2। ये रहा x1 y1, ये रहा x2 y2। B में 0+ होगा, C में 0+ होगा, B में 0+ होगा, C में 0+ हो जाएगा। यहाँ से बेटा Q बराबर होगा P/2, C/2। चलो मैंने दूसरा वाला भी निकाल लिया, B/2, C/2। अब निकालने के बाद मैंने लिखा टू शो दैट, भाई साबित क्या करना है। पहला पार्ट, PQ साइड जो आपके पास आई है वो पैरेलल होगी AB के साथ। दूसरा प्रूफ, जो भी आपके पास P से Q की लेंथ होगी वो हाफ ऑफ AB के बराबर होगी। मतलब इसका जो भी लेंथ कैलकुलेट करेंगे वो उसके हाफ के बराबर आएगा। तो आप बेटा इसके प्रूफ स्टार्ट करते हैं। आई थिंक सबसे पहले मुझे करना चाहिए इसका प्रूफ नंबर 1। अब प्रूफ नंबर 1 कैसे करेंगे, आप जानते हो ना कि अगर मुझे साबित करना है दोनों पैरेलल हैं, तो आपने फौरन कहा कि इफ PQ इज पैरेलल टू AB व्हेन द लाइंस आर पैरेलल, दिस इंप्लाइज दैट स्लोप ऑफ PQ मस्ट बी इक्वल टू स्लोप ऑफ AB। वो कहते हैं ना, व्हेन द लाइंस आर पैरेलल देयर स्लोप्स आर इक्वल। दोनों पे स्लोप थ्योरम लगा दो, y2 - y1 ओवर x2 - x1, y2 - y1 ओवर x2 - x1। अब अगर आप P से Q जा रहे हैं तो ये रहा x1 y1, ये रहा x2 y2, y2 - y1 ओवर x2 - x1 क्या बनेगा, ये आप B/2 में से माइनस करवा देंगे A + B/2 को। अच्छा, फिर अगर आप AB पे जाए x1 y1 x2 y2 तो क्या बनेगा, ये
y2 माइनस y1 ओवर x2 माइनस x1। मेरा बेटा c/2 से c/2 क्या हो गया, कैंसिल, यहाँ 0 आ गया। नीचे आ रहा है b/2 माइनस a प्लस बी होल डिवाइड बाई 2, जाने दो, ये 0 आ रहा है और ये a आ रहा है। आपको पता है ना, नथिंग अपॉन समथिंग इज नथिंग। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि अगर 0 के नीचे कुछ भी लिखा हुआ है, जो भी लिखा हुआ है, जैसे भी लिखा हुआ है, लिखे रहने दो, पर 0 अपॉन नंबर इज 0, 0 अपॉन नंबर इज 0, तो मैं यहां पहुंचा कि 0 बराबर है किसके, 0 के। देखा आपने, दिस इंप्लाइज दैट ए बी इज पैरेलल टू पी क्यू बिकॉज व्हेन द लाइंस आर पैरेलल देयर स्लोप्स आर इक्वल। तो एक प्रूफ तो मैंने आपके सामने करके दिखा दिया। और वैसे भी देखो, ये ए बी साइड तुमने एक्स एक्सिस पे ली है, तुम्हें मैंने 2.4 में पढ़ाया था कि स्लोप ऑफ एक्स एक्सिस किसके बराबर होता है, 0 के। तो इसका मतलब ये दोनों के दोनों स्लोप 0 आने थे। अब आ जाओ बेटा प्रूफ नंबर 2 पे। देखो इसके अंदर सबसे पहले आप क्या करेंगे, आप ना ए से बी की लेंथ निकालेंगे डिस्टेंस फार्मूले से। x1 y1 x2 y2, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, अंडर द रूट a पे स्क्वायर। बेटा रूट से स्क्वायर कट जाएगा तो a से b का फासला सीधा सीधा a यूनिट्स के बराबर आएगा। मैंने जानबूझ के इसको 1 का नाम दिया। अब आप अगली लेंथ निकालेंगे, वो कौन सी वाली होगी, वो लेंथ होगी बेटा p से q वाली। उस पर भी आपको लगाना पड़ेगा डिस्टेंस फार्मूला, x1 y1 x2 y2। आप ऑपरेट करने जा रहे हैं डिस्टेंस फार्मूला। कैसे ऑपरेट करेंगे, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, x1 y1 x2 y2। चेक आउट द फार्मूला, c/2 प्लस और माइनस के कट गए। अब बच्चों मेरे पास ये हो जाएगा अंडर द रूट, इसको थोड़ा सॉल्व करते ना, b/2 माइनस अंदर भेजो, एलसीएम भी ब्रेक करो, माइनस a/2 माइनस b/2 होल स्क्वायर, और ये हो जाएगा अंडे का स्क्वायर। सब कटा तो 0 बचा। बेटा b/2 प्लस और माइनस के कट जाएंगे। अगर इस पे होल स्क्वायर लगाएं तो रूट के अंदर आ रहा है बेटा a²/4, क्योंकि माइनस a/2 का होल स्क्वायर ये बनेगा। मैं समझता हूं कि मैं इसको a/2 लिख सकता हूं, मैं समझता हूं कि मैं इसको हाफ a लिख सकता हूं। फिर मैंने फौरन कहा फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1 मॉड ऑफ ए बी ए के बराबर है, तो P से Q का ये फासला हो जाएगा हाफ मॉड ऑफ ए बी। आप देख सकते हैं बेटा, आपने अपने दोनों पार्ट्स इस सवाल के यहां प्रूफ किए। एक और क्वेश्चन जिसका ताल्लुक एनालिटिकल मेथड से था, किससे था मेरा बच्चा, एनालिटिकल मेथड से। सो लेट्स हैव अ लुक। फिर मैं आपको मजीद काम अगले सवाल की तरफ यानी 19 की तरफ लेके जाता हूँ। जल्दी से देख लो इसको, सर ने इसमें क्या क्या चीज़ें कैसे की। अब मेरे चांद, जब ये वाला सवाल भी हो जावे, यानी हो जाए या हो जाए, जो भी कह लो, तो फिर मैं तुम्हें छलांग लगा के लेके जाऊंगा अगले सवाल पे। और तुम्हारा अगला जो सवाल है वो है बेटा क्वेश्चन नंबर 19। वैसे 19 मैंने पेपर के अंदर एक बार सप्ली के पेपर में देखा था, अलावा उसके जो कराची के कुछ टॉप के कॉलेजेस हैं, जैसे हमारा कॉलेज हो गया दिल्ली या डीजे या आदमजी या फोरमैन बॉयज़ कॉलेजेस के अंदर, वहाँ पर बच्चों से इन सवालों के हवाले से कभी पूछा गया है। प्रीलिम्स के अंदर सवाल डाल दिया जाता है, तो है सवाल मौजूद और मुझे लगता है कि ये आ भी सकता है, तो इसकी भी प्रैक्टिस कर लें। लेकिन ख़ास कर 2 सवाल जो मैंने बताया ना यहाँ से एनालिटिकल वाले, एक 20 और एक 21 21, ये दोनों बहुत काम के हैं। तो आओ बेटा
वो सवाल तुम पढ़ोगे ना 19वां, तो ऐसा लगेगा सर एक थ्योरम पढ़ रहे हैं दोबारा से। तो ये 19 क्वेश्चन है क्या, कहता है शो दैट प्रूव दैट एन इक्विलेटरल ट्राइंगल हैज कॉन्ग्रुएंट एंगल्स। अच्छा, पहले एक बात बताओ, ये बात तो हम और आप जानते ही हैं, फर्स्ट ईयर से भी जानते हैं, और वैसे भी बच्चों को मैट्रिक में भी पता होता है, ट्रिग्नोमेट्री वगैरह पढ़ते हुए, कि आपके पास जो ट्राइंगल इक्विलेटरल होता है उसकी तमाम तर साइडें आपस में बराबर होनी चाहिए। और आपको ये भी पता होना चाहिए बेटा कि जो ट्राइंगल आपके पास इक्विलेटरल होता है उसके तमाम एंगल भी आपस में 60 60 60 के बराबर होते हैं। सीधी बात है, एक ट्राइंगल में तीनों इंटीरियर एंगल का सम 180 होता है, तो अगर आप इक्वल शेयर्स बनाएं तो हर एक के हिस्से में 60 60 और 60 आएगा। ज़बानी तौर पे कहना अच्छा लगता है, लेकिन आपको ये सवाल मैथमेटिकली वे में प्रूफ करना है, तो ध्यान देना ज़रा थोड़ा सा। मैं क्या करूँगा, कैसे करूँगा। पहली इंपॉर्टेंट चीज़ ये कि मान लो अगर ये ट्राइंगल इक्विलेटरल है तो इसकी तमाम तर साइडें बराबर होंगी। जैसे ये वाली साइड ए के बराबर, ये वाली साइड ए के बराबर, ये वाली साइड भी किसके बराबर, ए के। तो पहले मैं यहाँ कुछ लिख रहा हूँ, मैंने कहा कंसीडर एन इक्विलेटरल ट्राइंगल ABC with vertices A0, 0, BA, 0 and CB, C। मैंने कहा बाय डेफिनेशन, तारीफ के मुताबिक अगर ये इक्विलेटरल ट्राइंगल है तो भैया जी A से B का फासला, B से C का फासला, C से A का फासला, लॉजिकली सब A के बराबर ही होना चाहिए। अब मेरे सवाल का सबसे मेन प्रॉब्लम ये है कि मुझे पता है क्या करना है इस क्वेश्चन में, ध्यान से सुनना। ये जो B लिखा हुआ है ना और ये जो C लिखा हुआ है, मुझे इनकी वैल्यूज़ कैलकुलेट करनी है इन टर्म्स ऑफ A। जब तक मैं ये काम नहीं करूँगा ना, A की फॉर्म में इनकी वैल्यूज़ ना निकाल लूँ कोऑर्डिनेट्स की, उस वक्त तक ये सवाल मुझसे हो ही नहीं सकता। तो मैं क्या करूँगा, मुझे C पॉइंट के दो कोऑर्डिनेट्स ऐसे निकालने हैं B और C जो एक्चुअली मुझे ये बता दें कि A की फॉर्म में B और C क्या होगा। अच्छा पहले सुनना, C से आपने सीधा एक परपेंडिकुलर नीचे गिराया। अब जब आपने ये परपेंडिकुलर नीचे गिराया, जिसे आप एल्टीट्यूड भी कहते हैं या बाइसेक्टर भी कह सकते हैं, ये आकर इस पॉइंट D पर मिलेगा, 90 के एंगल पे मिलेगा। ये कंस्ट्रक्शन है आपकी। तो यहाँ से लेकर यहाँ तक का जो हाइट वाला फासला है वो C हो जाएगा। और आपस की बात है, अगर ये परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है तो वो 90 पे गिरेगा और ये लेंथ A का हाफ हो जाएगी और ये वाली लेंथ भी क्या हो जाएगी, A का हाफ हो जाएगी। क्योंकि देखो ना यार, अगर आप इस फासले को B कह रहे हो, देखो भाई ये वाला जो फासला है ज़रा ध्यान से देखना, ये वो x है जो C पॉइंट के x से शो कर रहा है, यानी कि B को। तो ये कितना हो जाएगा, A/2। बाकी कितना बचेगा यहाँ भी A/2। तो आपने जो सबसे मेन कंस्ट्रक्शन की वो क्या की है, मैं यहाँ लिख रहा हूँ, ड्रॉ अ परपेंडिकुलर बाइसेक्टर फ्रॉम वर्टेक्स C से परपेंडिकुलर बाइसेक्टर गिरा है 90 एंगल पे, विच मीट्स AB एट पॉइंट D। जो AB पर जाकर पॉइंट D पे मिलेगा, वो D पॉइंट जिसको मैंने यहां पे बेटा यहां पे शो करके भी दिखाया है, और यहां से लेकर यहां तक की लेंथ A के बराबर है। अब देख लो ऐसे, ठीक है। अच्छा, अब ये दो राइट एंगल ट्राइंगल बन गई यार, एक का नाम है ACD, एक का नाम है BCD। मेरी मर्जी, मैं किसी से भी काम करूं। तो मैंने फौरन यहां पे लिखा कंसीडर राइट एंगल ट्राइंगल ACD। वेयर इज ACD? ये रही बेटा, दिस वन। तो पहले काम करो, इस ACD को बना डालो। ये D है, ये C है, ये A है, ये फासला A के बराबर, ये फासला B के बराबर जो A/2 हो जाएगा, और ये वाला फासला C के बराबर। अपने को C नहीं पता, B तो पता लग गया है। B तो पता लग चुका, कितना पता लग चुका कि B बराबर होगा A/2 के। सारा पंगा C का है। सो इट्स अ राइट एंगल ट्राइंगल जिसका
जो बेस है वो बराबर है a अपॉन 2 के, परपेंडिकुलर जो है बेटा वो स्मॉल c के बराबर है, और जो हाइपोटेन्यूज 90 के सामने वो स्मॉल a के बराबर है। 90 के सामने हाइपोटेन्यूज होता है, ये बात आपको पता होनी चाहिए। किसी राइट एंगल ट्राइंगल की आपको 3 साइडें पता ना हो या 2 साइडें पता हो, एक पता ना हो, तो आप लगाते हैं पाइथागोरस थ्योरम। तो आपने फौरन कहा यूजिंग PGT कि अगर पाइथागोरस थ्योरम लगा रहा हूँ मैं किसके लिए, मैंने यहाँ लिख भी दिया फॉर C, यानी मुझे C की वैल्यू चाहिए। तो हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर बराबर होता है बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर। हाइपोटेन्यूज की जगह a आ जाएगा, बेस की जगह a स्क्वायर अपॉन 4 आ जाएगा, ऊपर से देखते जाओ, परपेंडिकुलर की जगह c आ जाएगा, तो c स्क्वायर हो जाएगा कि आप a स्क्वायर में से a स्क्वायर अपॉन 4 को माइनस कर दें, एलसीएम शरीफ ले लें, 4a स्क्वायर माइनस a स्क्वायर हो जाएगा, 3a स्क्वायर अपॉन 4 हो जाएगा, टेकिंग रूट शूट ऑन बोथ साइड, तो c हो जाएगा बेटा प्लस ना 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 प्लस माइनस थोड़ी लगाएंगे, तो प्लस ही होगा, अंडर रूट 3 अपॉन 2a। ये आया है c, कितना आया है c, अंडर रूट 3 अपॉन 2a। तो ये कोऑर्डिनेट मुझे निकालना बहुत ज़रूरी था, जब तक ये नहीं निकलते थे ना मैं इसे इक्विलेटरल प्रूव ही नहीं कर सकता। अब दरअसल मुझे एंगल के ऊपर काम करना है, तो भाई वो ट्रायंगल जो अब मेरे सामने आएगी वो ट्रायंगल पता है क्या है, उस ट्रायंगल के कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे, आओ इधर देखो ध्यान से। वो ट्रायंगल कुछ ऐसी होगी, A पॉइंट के कोऑर्डिनेट 0,0, B पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स a,0, C पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स a अपॉन 2 अंडर रूट 3 अपॉन 2 है। यहां से लेकर यहां तक का स्लोप फर्स्ट साइड का m1, इसका m2, इसका m3। जरा याद करो, इसी 2.4 का एक 18वां सवाल था, उस 18वें सवाल में टेंजेंट्स ऑफ एंगल निकलवाए थे। मैंने कहा था एंगल की रोटेशन कैसी होनी चाहिए, एंटी क्लॉकवाइज। कैसी होनी चाहिए, एंटी क्लॉकवाइज। तो ये पूरा सवाल उसी मेथड पे ट्रांसफ़र हो गया है। तो जान की अमान पाऊँ तो अर्ज़ करूँ आप लोगों से मैं कि आप सबसे पहला काम क्या करेंगे, आप निकालेंगे m1, m2, m3। तो आपने फ़ौरन कहा लेट m1, m2 एंड m3 आर द स्लोप्स ऑफ साइड्स A से B, B से C एंड C से A रिस्पेक्टिवली देयरफॉर यूजिंग कौन सा वाला थ्योरम, स्लोप थ्योरम। मेरे बच्चे जब आप इस पर स्लोप थ्योरम लगाने जाएंगे सबसे पहले m1 पे निकालेंगे y2 माइनस y1 x2 माइनस x1, x1 y1 x2 y2 क्या बनेगा, 0 में से 0 जाएगा, a में से 0 जाएगा, 0 आ जाएगा। तो फर्स्ट साइड का स्लोप 0 आ रहा है, यानी m1 0 आ रहा है। अब आप m2 निकालेंगे, दूसरी वाली साइड का स्लोप। ध्यान से देखना बेटा, x1 y1 x2 y2 क्या बनेगा, y2 माइनस y1 ओवर x2 माइनस x1, इसमें से ये निकल जाएगा। नीचे सॉल्व करेंगे तो मेरा बेटा खैर से ये आ जाएगा, अल्लाह तुम्हारा भला करे। एलसीएम लेंगे 2 आएगा, a माइनस 2a हो जाएगा, अंडर रूट 3 अपॉन 2a वैसे ही रहेगा, वैसे ही रहेगा, और नीचे आ जाएगा माइनस a अपॉन 2। a से a गया, 2 से 2 गया, तो m2 बराबर आ रहा है माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 3 के। अब आप निकालेंगे बिल्कुल ऐसे ही m3। जब आप m3 निकालने जाएंगे तो m3 c से a का स्लोप है x1 y1 x2 y2, क्या बनाएंगे आप इसको, y2 माइनस y1 ओवर x2 माइनस x1। तो y2 माइनस y1 की जगह क्या आएगा, 0 माइनस अंडर रूट 3 अपॉन 2 है, y2 माइनस y1 ओवर x2 माइनस x1। भाई ये माइनस से माइनस गया, a से a गया, 2 से 2 गया, तो मेरे पास एंड में क्या बचा है, मेरे पास m3 का आंसर आ रहा है अंडर रूट 3। इंटरेस्टिंग बात ये है, m1 0 आया, m2 माइनस अंडर रूट 3 आया, और m3 प्लस में अंडर रूट 3 आया। मैंने फ़ौरन कहा कि सबसे पहले मैं एंगल A के लिए काम करूँगा।
जब एंगल ए के लिए मैं काम करने जाऊंगा तो फार्मूला लगेगा टेंजेंट ऑफ एंगल ए, कहाँ से शुरू कहाँ पे ख़त्म, M1 से स्टार्ट हो रहा है, M3 पे ख़त्म हो रहा है। तो बेटा ये यहाँ से शुरू होकर यहाँ पे ख़त्म हो, तो फार्मूला क्या बनेगा ज़रा ध्यान से बताओ, M3 माइनस M1 ओवर 1 प्लस M3 M1 √3 माइनस 0 1 प्लस 0 टाइम्स √3। बच्चों √3 अपॉन 1 आ जाएगा, तो एंगल ए का जो tan आया वो √3 आ रहा है। एंगल ए बराबर होगा बेटा tan इनवर्स √3। वो कौन सा एंगल है जिसका tan √3 होता है मेरा बच्चा, 60। देखा पहला एंगल कितना आ गया, 60। सिमिलरली अगर आप टेंजेंट ऑफ एंगल बी निकालने जाएं तो फार्मूला क्या बनेगा, M2 से स्टार्ट हो रहा है, M1 पे ख़त्म हो रहा है, क्या फार्मूला बनेगा, M1 माइनस M2 ओवर 1 प्लस M1 M2। M1 की जगह 0, M2 की जगह माइनस √3, 1 प्लस M1 की जगह 0 माइनस √3। चेक कर लो सारे स्लोप्स तो लिखे हुए ना कि M2 माइनस √3 के बराबर है। और एट द एंड ये आखिर में क्या हो जाएगा मेरे पास, थोड़ा सा मैं यहाँ दिखा दूँ बस, ये हो जाएगा टेंजेंट ऑफ एंगल बी इज इक्वल टू, ऊपर हो जाएगा माइनस माइनस प्लस, नीचे आ जाएगा 1। वही बात बेटा एंगल बी क्या हो जाएगा, tan इनवर्स √3 और एंगल बी कितना हो जाएगा 60। अगेन ज़रा नोट करना भाई, दो एंगल कितने आ गए, 60 और 60। अब ज़रा अकल लगाओ, तीसरा वाला कैसे निकालेंगे, तीसरा वाला कैसे निकालेंगे, याद है वाला फार्मूला, एंगल ए एंगल बी और एंगल सी कितना होता है 180। तो मेरे चांद अगर आप यहाँ 60 और एंगल सी करके 180 माइनस करें तो एंगल सी भी कितना आएगा, 60 आएगा। मेरे ख्याल से आप देख सकते हैं कि इस सवाल के तीनों एंगल 60 और 60 के हो गए और ये सवाल प्रूव हो गया। आराम से बैठ के इसको देखना, आराम से बैठ के इसको लिखना, बहुत टाइम मिलेगा। अस्सलाम वालेकुम।